अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूं जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स और डीएसएसबी एग्जाम्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे और अदर टेट एग्जाम्स को भी। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपक कुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने आपको ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो हम हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था। ओके, तो हिंदी शिक्षा शास्त्र रिलेटेड आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, उसी से कुछ आपको एक्सक्लूड या कुछ इंक्लूड करके नई चीजें लाई गई हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ चैप्टर से रिलेटेड आपका सिलेबस किस प्रकार का है हिंदी पेडागोजी का। तो पहले कुछ ये 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ये दिखने में 8, लेकिन इसमें 12 चैप्टर हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं? पहले हम पढ़ेंगे भाषा, फिर पढ़ेंगे बहुभाषित्व, फिर भाषा शिक्षा के उद्देश्य, भाषा का विकास, भाषा शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, वर्तनी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और उसके प्रकार, कविता शिक्षण और उसके प्रकार। तो ये टोटल मिलाकर हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे इस हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। इन्हीं 8 चैप्टर यानी कि जो ये 12 चैप्टर है आपके 8 चैप्टर के अंदर, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी में। आपने देखा भी होगा 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, जिसमें से आपकी जो कि एक गद्य और पद मिला दिए हटा दिए जाएं तो मुश्किल से 7 या 8 नंबर की पेडागोजी आती है। बाकी 7 से 8 नंबर की आपकी गद्य और पद भी आते हैं, तो वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी का, जो कि है भाषा। अध्याय 1 भाषा से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिख रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं पूरे के पूरे। और मैंने सारे के सारे जो आपका पहला चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए और कल पढ़ेंगे पार्ट बी। दोनों पार्टों को कराने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कहने का तात्पर्य है भाषा के ऊपर किसी का रूप या किसी का ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता, वो खुद अर्जित करी जाती है। ओके, जब तक आपका अर्जित करने का पूरा आपका मन हो या ना हो, या फिर उसके अंदर जब तक आप पूरा इंक्लूड नहीं होगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करोगे, तो जब तक आप उस चीज को अर्जित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि किसी की खुद की या किसी की अपनी खुद की संपत्ति है, वो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भाषा क्या है, सबों के लिए और सबके लिए कैसी है, वो अर्जित संपत्ति, वो खुद अर्जित करते हैं उस चीज को, यानी कि खुद प्राप्त करते हैं उसे। सेकंड पॉइंट बोल रखा है भाषा पृथक संपत्ति नहीं है। पृथक का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पिता की संपत्ति, जैसे पिता की संपत्ति बेटे को मिलती है, फिर बेटे की संपत्ति बेटे को मिलती है, तो उसी प्रकार से भाषा ऐसी नहीं है जो कि पहले एक फैमिली से दूसरे फैमिली यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी। भाषा का अधिकार सबों का है और सभी के बराबर समान अधिकार है उस पर। तो भाषा का पृथक संपत्ति नहीं है, हर किसी को उसकी अनुसार, उसकी अर्जित संपत्ति के अनुसार प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो आपने को अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाषा कैसा है, तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी कि जैसे कि आपको धीरे धीरे सीखना होगा, पहले आप उसे किस प्रकार से सीखोगे, लिसनिंग सीखोगे यानी कि सुनना सीखोगे, जो कि आपने ध्यान रखा होगा, मैंने इंग्लिश पेडागोजी में बताई भी और कई बार बोला भी है। जो आपका सीखने की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, LSR और W, ये होती है आपकी नियमबद्ध। पहले हमें क्या होता है, सुनना होता है, फिर हम बोलना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं और फिर हम लिखना सीखते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस प्रकार से हम चलना सीखते हैं। तो कैसा हो गया, हमारी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट है भाषा सामाजिक वस्तु है। कहने का तात्पर्य भाषा कैसे मिलती है, हमें प्राप्त कैसे होती है, सामाजिक वस्तु है, समाज से साथ कोरिलेट करके हम सीखते हैं। समाज के साथ जैसे जैसे हम वार्तालाप करते हैं, उनके साथ बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारी भाषा हमें सीख में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा बंगाली लोग बंगाली क्यों सीखते हैं, क्योंकि उनका समाज, उनका वातावरण उसी प्रकार का है। हिंदी लोग परिवार के लोग हिंदी क्यों सीखते हैं, क्योंकि उनका परिवार सामाजिक उनके उसी प्रकार का है। ओके, तो भाषा क्या है, हमारी सामाजिक वस्तु है। नेक्स्ट है भाषा का आयोजन या अनुकरण के माध्यम से होता है। यानी कि जब तक आप भाषा को खुद बोलकर या खुद ट्राई करके नहीं सीखोगे, खुद बोलोगे नहीं, उसका अनुकरण नहीं करोगे, वार्तालाप नहीं करोगे, दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक हम उस चीज को कैसे सीख पाएंगे। इसलिए वैसे भी कहते हैं कोई चीज करके सीखने के बेस्ट तरीका सबसे यही होता है कि उस चीज को हम करके सीखें। ओके, तो कैसा हो गया हमारा, ये अनुकरण माध्यम से हमें प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। तो भाषा क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे कि पहले हम क्या सीखते थे, तो थोड़ी बहुत हम इंग्लिश जो हिंदी सीखते थे वो पवित्र संस्कृत के साथ यानी कि शुद्ध संस्कृत और हिंदी का मेल होता था, और धीरे धीरे हम कैसे हो गए, वो शुद्ध हिंदी पे आए। शुद्ध हिंदी से क्या हो गया, हम मिलावटी हिंदी पे आए। तो कई चीजें आजकल ऐसी हो गई हैं कि हमें शुद्ध हिंदी पता भी नहीं है। आजकल जैसे कि हम नमक को, जैसे सॉल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नमक, लेकिन शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, नून। अगर आपने शुद्ध हिंदी में पढ़ा होगा तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, भाषा में परिवर्तनशील होता जा रहा है। तो भाषा क्या है हमारी, परिवर्तनशील है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं, उसमें परिवर्तन लाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब फोन आया था तो फोन को कुछ और कहा जाता था, धीरे धीरे उसका नाम ऐसे परिवर्तित कर दिया कि कई बच्चों से पूछ लिया जाए फोन या मोबाइल को क्या कहा जाता है हिंदी में, तो किसी को नहीं पता होगा। क्रिकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं पता होगा। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं पता होगा। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं, यानी कि रेल और गाड़ी दो चीज मिक्स एंड चीज है। रेल अपने इंग्लिश है और गाड़ी आपका हिंदी है, तो दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बना दिया है। तो क्या हो गया, मिक्स चीज कर दी गई है। हिंदी में पूरा शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं उसको कईयों को नहीं पता होगा। तो ये क्या है, आपका भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। यानी कि जैसे कि आप देखा होगा, आपका हिंदी आ से शुरू होकर कहीं ना कहीं जाकर खत्म होती है। ABCD देखी होगी, इंग्लिश अनुवाद ए से लेकर शुरू होकर कहीं ना कहीं जाकर खत्म होती होगी। तो प्रत्येक क्या है, उसका भौगोलिक कुछ संरचनाएं हैं बनाने की, उसकी आकार है, तो उसी को हम क्या करते हैं, प्रत्येक भाषा की क्या होती है, अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट है भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर होता है। तो आपने तभी देखा होगा, तो बच्चा शुरू में सीख नहीं पाता जल्दी से, क्यों, क्योंकि उसे सारी चीजें जटिल लगती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रैप करने लग जाता है तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी सीख लेता है और उसके साथ साथ कई भाषाएं सीख लेता है। जैसे जैसे उसके साथ इंटरलेक्ट करता है, जैसे जैसे उसके साथ अपने अनुकरण में लाता है वो, तो क्या होगी, भाषा आपकी कैसी प्रक्रिया है, जटिलता से सरलता की ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाषा किस प्रकार का होता है, आपका किस प्रकार से सीखा जाता है, तो जटिलता से सरलता की ओर सीखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संप्रेषण का स्वयं प्रथम माध्यम है। तो देखना होगा आपने, अगर भाषा सीखनी है आपको तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। एक दूसरे के साथ जब तक आप वार्तालाप नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को, उस पर आप अपने अमन या आप उस पर मास्टरी नहीं प्राप्त कर सकते। देखा आपने, हिंदी हम बचपन से बोल रहे हैं तभी तो सीख पा रहे हैं। अगर हम उस चीज को बोलेंगे ही नहीं, उस पर हम काबू कैसे कर पाएंगे, उसके ऊपर हम सीख कैसे पाएंगे, नई नई चीजें कैसे उसमें इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे अच्छा क्या है उसमें, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट है भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है, आपका जो भाषा है वो सर्वव्यापक है। आप आज यहाँ हो, कल कहीं और चले जाओगे, फिर कहीं और चले जाओगे, तो हर जगह आपको कोई ना कोई भाषा मिलेगी। भाषा हर जगह मिलेगी आपको, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका भाषा ध्वनियों, शब्दों, वाक्य आदि का समूह है। तो भाषा क्या है, आपका ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, सभी चीजों का मिश्रण है, आपका इस चीजों का एक समूह है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किस प्रकार का ग्रुप है, किस प्रकार का समूह है, तो ध्वनि, शब्द और वाक्य, तभी सभी चीजों का मिलाकर एक ये समूह होता है आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा एक प्रकार से स्मृति कोश है। स्मृति कोश कहने का मतलब है आपकी जो मस्तिष्क है उसमें धीरे धीरे नए नए शब्द इंक्लूड होते रहते हैं। आपके नई चीजें आती हैं तो पुरानी चीजें उसमें से निकलती भी हैं, तो इंक्लूड और एक्सक्लूड होती रहती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शब्दकोश का भी हम काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में क्या है, आपकी बुक, उसमें शब्द प्रिंटेड होते हैं। वैसे ही आपका माइंड है, स्मृति है, वो क्या है, उसके अंदर आपके शब्दकोश जमा होते रहते हैं। धीरे धीरे किसी ना किसी प्रकार से हम उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड करते रहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। तो देखा होगा आपने, जो आपकी सामाजिक सांस्कृतिक रूप होगी उसी प्रकार से आपकी भाषा होगी। जैसे कि आपका पहले जमाने में लोग कैसे इंटरेक्ट करते थे, हमें पता नहीं है किस प्रकार की भाषा होती थी। जैसे जैसे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती रही, वो सबों की भाषा अलग अलग होती रही। देखा होगा आपने, हमारे दुनिया में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, क्यों, क्योंकि उनका सामाजिक, उनका सांस्कृतिक रूप अलग अलग है। जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की वो भाषा ग्रैब करते हैं, सीखते सिखाते हैं। तो हमारी क्या होगी, सांस्कृतिक यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक हमारी भाषा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है।
नेक्स्ट है संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। तो दो आपका ऑप्शन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भाषा का विकास बच्चे में भाषा के विकास कौन से परिवार में ज्यादा होगा, संयुक्त में, एकल में, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार जो होगा जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और अधिक प्रकार के व्यक्ति, जितने ज्यादा अधिक व्यक्ति होंगे बच्चे का उतना अच्छा भाषा विकास होगा। यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उनमें बच्चे का भाषा विकास क्या होता है, काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन संप्रेषण करने का मौका मिलता है, इसलिए संयुक्त परिवार में भाषा अच्छा विकास होता है। अगर एकल परिवार है तो उसमें क्या होगा, बच्चे होंगे और माता पिता होंगे, माता पिता चले जाते होंगे अपनी ड्यूटी पर और बच्चा अकेला रह जाता होगा, तो किस प्रकार से वो सीखेगा। इसलिए कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का संप्रेषण कौशल क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, भाषा विकास अच्छा होता है उनका। नेक्स्ट है भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। अगर इस लाइन को मैं ना भी समझाऊं तब भी आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट का मतलब। क्यों? देखो, भाषा ही एक ऐसी चीज है जिसके हम साथ दूसरे की भावनाओं को हम समझ सकते हैं और अपनी भावना दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हो दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है वो आपको समझा सकता है। अगर वो भाषा ही ना हो तो सोच के देखो आप एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे को महसूस को, एक दूसरे जो सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, वो कैसे एक दूसरे के सामने लाओगे। इसलिए क्या कहा जाता है कि महसूस करने और चीजों का कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और उत्तम साधन माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तियों को या चीजों को जोड़ने का सबसे उत्तम साधन क्या है, तो भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा के वातावरण होना चाहिए। तो यानी कि देखिए, जो आपको भाषा सीख रहे हो उसको सीखने सिखाने के लिए क्या होना चाहिए, उस प्रकार का वातावरण भी होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार की आप चीजें सीखोगे। अगर आप ये लगा लो किसी एक छोटे बच्चे को ऐसी जगह छोड़ दो जहां पर किसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ही नहीं होता, तो बच्चा वो सीख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की भाषा का वातावरण उसको मिला ही नहीं। अगर उसी बच्चे को किसी इंग्लिश परिवार में छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश सीखेगा, किसी हिंदी परिवार में छोड़ दिया जाए तो हिंदी सीखेगा, किसी फ्रेंच परिवार में छोड़ दिया जाए तो फ्रेंच सीखेगा। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से बच्चे का सीखने का भाषा का वातावरण होगा उसी प्रकार का वो सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा अध्ययन यानी कि पढ़ने में आपकी किस चीज की मुख्यता होती है, तो उच्चारण की मुख्यता होती है, और वो भी कैसी, स्पष्ट उच्चारण की। ओके, क्योंकि जो मैं भी आपको पढ़ रहा हूं अगर मैं इसको सही चीज से सही तरीके से नहीं पढ़ूं, फॉर एग्जांपल जो पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ा कि भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है, इसी को मैं अगर ऐसे पढ़ूं कि भाषा तत्व स्पष्टता अध्ययन मुख्यता है, तो क्या समझ में आया आपको? यहां पर किसी चीज का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका उच्चारण स्पष्ट नहीं करा और सही तरीके से नहीं करा। अगर मैं आपको यही पढ़ के यही बता दूं कि भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है, तो यहां पर क्या हो गया, सारी चीज मैंने क्लियर करके बताई है, बच्चा इस चीज को समझ पाया है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ने यानी कि अध्ययन करने में मुख्य तत्व क्या है, आपका उच्चारण है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों की संपत्ति है। भाषा का सबसे मूल यही है कि वो क्या है, हमारे विविध स्थितियों में हमारा क्या है, वो संपत्ति का काम करती है। अगर आज हम यहाँ पर हैं और किसी और जगह पर चले जाएं, अगर हमारा पास कम्युनिकेशन स्किल है तो दूसरे से हम इंटरेक्ट करके सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगर हम उन चीज को भाषा को नहीं समझ पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप केरल साइड में चले जाओ, केरल साइड में जाओगे, वहां पर कोई हिंदी परिवार का नहीं है और ना ही कोई इंग्लिश परिवार का है, और आपको केरल की भाषा नहीं आती है, तो क्या करोगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे उस चीज को। अगर वहीं पर ही कोई टूटी फूटी हिंदी या टूटी फूटी इंग्लिश जानता हो तो वो क्या होगा, आपकी भाषा भी समझ पाएगा और आपको समझा भी पाएगा। तो हमें इसको क्या मानते हैं, एक प्रकार की हमारी ये संपत्ति है, जो कि हम जिसे क्या करते हैं, अर्जित करते हैं खुद, किसी के लेने से या देने से नहीं होती है ये। नेक्स्ट है आपका भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की प्रश्नभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़े जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कक्षा में किसी चीज की क्लासेस चल रही है या भाषा की क्लास चल रही है तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि वहां पर कैसे भी आपकी पृष्ठभूमि के बच्चे हो, चाहे वो कन्नड़ हो, मलाली हो, बिहारी हो, बंगाली हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हो, उसमें आपको किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो हमारी मातृभाषा है वो हमें कहीं ना कहीं बाधा डालती है। तो भाषा की क्लास में यही मेन इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा हो उसको हमें पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है।
नेक्स्ट है प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है और भाषा दो प्रकार की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आपको इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान दे रहा हूं। अगर मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं तो साइंस अगर हमारी हिंदी में है तो हिंदी भाषा का ज्ञान दे रहा हूं आपको, अगर हमारी साइंस इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान दे रहा हूं। इसलिए हमें क्या कहा जाता है कि प्रत्येक कक्षा कैसी कक्षा होती है हमारी, वो भाषा की भी कक्षा होती है। और भाषा कितने प्रकार की होती है हमारी, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा का असली रूप कौन सा है, तो भाषा का असली रूप है आपका मौखिक, क्योंकि आपको किसी ना किसी चीज से लिखित जरूरी हो या ना हो, लेकिन मौखिक रूप से आपको सारे के चीजें सबके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा का असली रूप कौन सा है तो मौखिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलताएं आती हैं। यानी कि जिस जिस प्रकार की हम भाषा को प्रयोग करते रहेंगे, यानी कि जैसे हिंदी है, हिंदी को हम बार बार नई नई तरीके से प्रयोग करते रहेंगे तो उसकी हमारे जो स्किल्स होंगे, हमारी जो कुशलताएं होंगी वो निखर के आएंगी, बाहर आएंगी, हम अच्छी तरीके से हिंदी का प्रयोग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा बंगाली और जो पीछे साइड के लोग होते हैं, कहीं अपनी मदर टंग उनकी बीच में आ जाती है सही चीजों को, भाषा को सीखने में, तो वो अपनी भाषा का मदर टंग का थोड़ा सा उनमें क्या करता है, वो आपको सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो उसको हम जितनी अच्छे तरीके से प्रयोग करते रहेंगे वो हमारे अंदर कुशलता आती रहेगी। नहीं तो हम उसी चीज को, बंगाली लोग वी को भी बोलते रहते हैं, भी उनका चलता रहेगा। अगर हम उसका प्रयोग कर करके उसको सुधारेंगे, मतलब नई नई, जैसे कि बोल रखा है कि भाषा के विविध प्रयोग का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी, कुशलता आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है आपका कि भाषा मस्तिष्क में समरूपी होती है और वह प्रयोग में लाते ही विषमरूपी हो जाती है। समरूपी कहने का तात्पर्य आपके मस्तिष्क के अंदर है, आप किसी को बता नहीं रहे हो तो आप तक ही सीमित है, तो वो क्या होगी, समरूपी। और जैसे ही आपने बोला, किसी के सामने अपनी भाषा को व्यक्त करा, अपनी भावना को व्यक्त करा, तो कैसा हो गया, वो विषमरूपी होगी। यानी कि आपसे किसी और तक गई, वो कैसी होगी, विषमरूपी हो गई। इसलिए कहा जाता है भाषा क्या हमारे मस्तिष्क का समरूपी होती है और उसका हम प्रयोग में लाते ही विषमरूपी हो जाती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यहां से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा को सीखने में जो त्रुटियां होती है वो किस प्रकार का आपका होता है, तो ऑप्शन में लिखेगा कि वो जरूरी नहीं है, वो समय के साथ बदलती रहेंगी, समय के साथ ठीक हो जाएंगी, वो स्वाभाविक क्रिया है, या बच्चे को सुधारना चाहिए, बच्चा अभ्यास नहीं करता। तो वो वहां पर आंसर जो होगा आपका वो होगा, वो क्या होती है, स्वाभाविक हिस्सा होता है सीखने की प्रक्रिया का। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आप एक्सपर्ट हो तो उस चीज में गलती नहीं करोगे। यहां तक कि ये भी होता है कई बार एक्सपर्ट भी गलती कर देते हैं, तो गलती क्या होते हैं, हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, होता है, जो कि समय के साथ साथ दूर होने लगती है। अब वहां पर एक पॉइंट आपको ये भी लिखा होगा, जो समय के साथ दूर हो जाएंगी, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। तो हमें उस पॉइंट पर टिक नहीं करना है, हमें उस पॉइंट पर टिक करना है, वो स्वाभाविक हमारे सीखने सिखाने प्रक्रिया की क्या है, स्वाभाविक हिस्सा है। क्योंकि हम किसी चीज को सीखते हैं तो सीखते समय तो गलतियां करेंगे ही ना, नॉर्मली आपका नेचर है ये। ओके, तो सीखते समय किसी चीज को त्रुटियां कर रहे हैं तो क्या हमारा है, स्वाभाविक हिस्सा है, जो कि समय के साथ साथ दूर होती जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से ही पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों की आत्मसत्ता का पूर्ण भाषकीय क्षमता रखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि बच्चा विद्यालय में आने से पहले अपनी भाषा का किस प्रकार से ज्ञातित होता है, तो पूर्ण रूप से वो भाषा का जटिल एवं नियमों का आत्मसत्ता का उस पर पूरा का पूरा वो सीख कर आता है। सीखने की प्रक्रिया उसके ऊपर पूरे मस्तिष्क में होती है। डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि विद्यालय में ही आकर वो सीखता है। ओके, तो पूर्ण रूप से पहले ही जानकारी लेकर सारी चीजों का आता है। ओके, विद्यालय के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके पहले चैप्टर के पहले पार्ट के। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेकंड पार्ट में, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको जो लास्ट ईयर 2018 में करवाया था, तो कुछ पॉइंट मैंने इसके अंदर से निकाल कर कुछ पॉइंट ऐड करे और कुछ पॉइंट पुराने निकाल दिए गए हैं। अगर आपको पुराने वाले चैप्टर भी पढ़ना है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाकर पहले वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।